नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VKPCS एकेडमी में। जैसे कि हमारी टेस्ट सीरीज चल रही थी RO की, तो ये टेस्ट चल रहा था हमारा 13वां टेस्ट चल रहा था। 12 टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें से ये हिस्ट्री का टेस्ट था। हिस्ट्री का टेस्ट है ये, और हिस्ट्री के टेस्ट में हमने क्या पार्ट 1 कंप्लीट किया और पार्ट 2 इसका कंप्लीट किया था। और ये है हमारा पार्ट 3, जिसमें पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन थे, सेकंड पार्ट में भी 50 थे, और थर्ड पार्ट में हम 40 क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि 101 से लेके 140 क्वेश्चन तक। और जो बाकी के आपके लिंक हैं वीडियो के, पिछले जो वीडियो हो चुके हैं सारे 12 टेस्ट हो चुके हैं, 12 टेस्ट और प्लस ये 2 हो चुके हैं हिस्ट्री का। 12 टेस्ट कंप्लीट भी कुछ कंप्लीट हैं, जैसे कि फुल टेस्ट हैं कुछ, और शुरू में जो कराए थे तो वो सब्जेक्ट वाइज थे। तो इसमें हम हिस्ट्री का लेके चल रहे हैं। देखिए शुरू करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के उपयोग पर पाबंदी लगा दी थी? ऑप्शन ए है जहांगीर, ऑप्शन बी है अकबर, ऑप्शन सी है बाबर, ऑप्शन डी है हुमायूं। कमेंट करके बताएंगे आपका आंसर क्या होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए तंबाकू का जो पौधा था सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? सबसे पहले दक्कन में था, दक्कन पहुंचा था। तंबाकू का पौधा सबसे पहले कहाँ पहुंचा था? दक्कन पहुंचा था। ठीक है। 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में उत्तर भारत लाया गया। 17वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में उत्तर भारत लाया गया। और इसमें 1604 से अकबर के काल में तंबाकू का धूम्रपान करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर ने इस पर पाबंदी लगाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में कौन सी फसलें जीन्स ए कामिल के अंतर्गत मानी जाती थी? कपास, गन्ना, तिलहन। ऑप्शन है हमारे पास में 1 2 2 3 1 3 और 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका कपास होगा, गन्ना होगा और तिलहन होगा, तीनों होंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी राइट। ये जो जीन से कामिल जो फसलें हैं इनको सर्वोत्तम फसलें माना जाता है। सर्वोत्तम फसलें माना जाता है। मुगल राज्य किसानों को ऐसी फसलों की खेती करने के लिए बढ़ावा देते थे, क्योंकि इनसे राज्यों को ज़्यादा कर मिलता था।
मुगल राज्य किसानों को ऐसी फसल की खेती करने के लिए बढ़ावा देते थे। क्योंकि इससे राज्यों को ज़्यादा कर मिलता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मंडल कौन था? ऑप्शन है पंचायत का मुखिया, पंचायत का पटवारी, सिख का सैनिक अधिकारी और सिख का राजस्व अधिकारी। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा पंचायत का मुखिया। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसको मुकद्दम भी कहते थे, मंडल को मुकद्दम। मुकद्दम आ जाए या मंडल आ जाए, कोई भी आ जाए तो पंचायत का मुखिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं की पुश्तैनी संपत्ति का हक नहीं मिलता था और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी। और बताना है सही नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक नहीं मिलता था, ऐसा नहीं है, मिलता था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, ये सही है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि फर्स्ट है तो फर्स्ट हो जाएगा ए, ये गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत में मिल्कियत थी राजस्व की भूमि, सार्वजनिक भूमि, जमींदार की व्यक्तिगत जमीन और जंगल भूमि। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जमींदार की व्यक्तिगत जमीन। व्यक्तिगत जमीन, इनको मिल्कियत भी कहते हैं। मिल्कियत में मध्यकालीन भारत में मिल्कियत थी। तो क्या है, जमीन पर जमींदारों के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे। इन जमीनों को
बेच सकते थे, गिरवी भी रख सकते थे, गिरवी रख सकते थे और किसी के नाम भी कर सकते थे, किसी के नाम भी कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मुगल भू राजस्व के इंतजामात के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भू राजस्व के इंतजामात में हासिल निर्धारित रकम थी, जमा वास्तविक वसूली गई रकम। अकबर ने अमील और गुजारों को यह हुक्म दिया कि उसे नकद भुगतान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हमको सही बताना है, कौन सा सही है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अकबर ने अमील गुजारों को यह हुक्म दिया कि उसे नकद भुगतान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि बात करें हम इंतजामात की, इंतजामात में क्या होता है, इसमें वास्तविक वसूली होती है। इसका मतलब होता है वास्तविक वसूली। यदि जमा की बात करें, जमा का मतलब होता है निर्धारित रकम, जमा का मतलब निर्धारित रकम, जमा जो होता है उसका मतलब होता है निर्धारित रकम। और इंतजामात का मतलब होता है वास्तविक वसूली। तो ये आपका गलत हो जाएगा, आगे पीछे हो गया, आगे पीछे हैं, ठीक है। चलिए इसमें जो है 2 चरण थे इंतजामात में। दो चरण थे, कौन कौन से, कर निर्धारण और वास्तविक वसूली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये हासिल जो है, हासिल जो थी निर्धारित रकम थी, हासिल निर्धारित रकम, जमा जो थी निर्धारित रकम थी और हासिल जो थी वास्तविक वसूली थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में किसे जरीन कलम के खिताब से नवाजा गया था? मोहम्मद हुसैन, कासिम अली, अबुल फजल, फैजी। कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको जरीन कलम या सोने की कलम भी कहते हैं, सोने की कलम भी कहते हैं। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? 1575 से 1605, ठीक है। कहाँ से थे? वो थे कश्मीर से। बात हो रही है मोहम्मद हुसैन की,
कहाँ से थे? कश्मीर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, शाहजहानाबाद के हृदय स्थल चांदनी चौक की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई थी? मीर कुतुब, जयसिंह, जहांआरा, मीर बख्श। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जहांआरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, तुर्क ए चाहलगामी का गठन किस सुल्तान ने किया? बलबन, इल्तुतमिश, आरामशाह और रजिया। बताइए कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका इल्तुतमिश। ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के टंका और जीतल को जारी करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक, बलबन। कौन सा सही होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखा जाता था। सिक्कों पर टकसाल का नाम भी लिखा जाता था। इल्तुतमिश ने खुद को खलीफा का प्रतिनिधि बताया। इल्तुतमिश ने इन्होंने खुद को खलीफा का प्रतिनिधि बताया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? जयचंद, भीम द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज द्वितीय। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भीम द्वितीय। भीम द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक ने पहली बार राजत्व की गरिमा को प्रतिपादित करते हुए कहा कि राजा दैवी अधिकार से संपन्न है? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बलबन। यदि हम राजत्व के बारे में बात करें तो राजा का हृदय ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबिंबित करता है। राजा का हृदय ईश्वर की कीर्ति को प्रतिबिंबित करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम स्थायी सेना का निर्माण किया? बलबन, इल्तुतमिश, मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी।
बताइए कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, दिल्ली की सल्तनत को मुख्य बाहरी खतरा था मुगलों से, अफगानों से, ईरानियों से, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मंगोल जो थे दिल्ली सल्तनत को मुख्य रूप से मंगोलों का भय था, जिन्होंने समय समय पर दिल्ली पर आक्रमण किए। इससे आंतरिक और बाह्य नीति पर गंभीर प्रभाव पड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान कौन था? कलीमुल्लाह, कलीमुद्दीन, अलाउद्दीन द्वितीय और सिकंदर शाह। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कलीमुल्लाह। ये बहमनी साम्राज्य का अंतिम सुल्तान था और 1527 में मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का अंत हो गया। में इनकी मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद 5 राज्य उठ खड़े हुए। 5 राज्य उठ खड़े हुए। कौन कौन से थे? निजाम शाही, अहमदाबाद, यदि दूसरे की बात करें आदिल शाही, बीजापुर, तीसरे की बात करें इमाद शाही, बरार। चौथे की बात करें कुतुब शाही गोलकोंडा। एक है बरीद शाही, 5वां है
बरीदशाही, बरीदशाही वीदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस अधिनियम द्वारा विधान परिषद सदस्यों को बजट पर बोलने का अधिकार प्राप्त हुआ? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, पीट्स का इंडिया एक्ट और भारतीय परिषद अधिनियम 1861। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुप्त शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। बताइए कौन सा सही होगा इसमें। देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त का जो कार्य शासनकाल था वो कब तक था? 319 से 350 तक था। 319 से 350 तक था। बात करें समुद्रगुप्त की, समुद्रगुप्त का था 350 से लेके 375 तक। कुमारगुप्त की बात करें 415 से 455 तक था, 455 तक था। स्कंदगुप्त की बात करें तो 455 से लेके 467 तक था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, मलेच्छाओं पर स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान किस अभिलेख से प्राप्त होता है? जूनागढ़ अभिलेख से, प्रयाग प्रशस्ति से। और सही उत्तर चुनना है, केवल 1, केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। बताएंगे कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, केवल 1। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था। स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुणों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था। ये संस्कृत ग्रंथ में हुणों को मल्लिक्ष कहते हैं। मल्लिक्ष, हुणों को क्या कहते हैं? संस्कृत ग्रंथ में हुणों को क्या कहते हैं? मल्लिक्ष। प्रयाग प्रशस्ति की बात करें, प्रयाग प्रशस्ति से हमें समुद्रगुप्त की भारतीय राज्यों के विरुद्ध सफलता का पता चलता है। भारतीय राज्यों के विरुद्ध सफलता का पता चलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुप्त काल में सर्वप्रथम दास मुक्ति अनुष्ठान का विधान किया? बृहस्पति, विष्णुगुप्त, पाणिनि, नारद। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट हो जाएगा।
इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नारद। नारद और बृहस्पति ने स्पष्ट किया कि दास केवल अपवित्र कार्य में लगाए जाते थे। बृहस्पति और नारद, बृहस्पति और नारद ने स्पष्ट किया कि दास केवल अपवित्र कार्य में लगाए जाते थे, कार्य में लगाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भट्टस्वापति कौन था? अश्व सेना का नायक, सेना का उच्च अधिकारी, सेना का सर्वोच्च अधिकारी, पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी और मुख्य न्यायाधीश। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अश्व सेना का नायक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन का आधिकारिक कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, प्रशासनिक असुविधा और इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, प्रशासनिक असुविधा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बंगाल विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन है, 1882-83 में गठित हंटर कमीशन का संबंध किससे था? प्राथमिक शिक्षा से, प्रशासनिक सुधार से, सैन्य सुधार से, अकाल की जांच से। कौन सा सही होगा? इसमें होगा आपका ऑप्शन ए सही होगा, प्राथमिक शिक्षा से। देखिए हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था? 82-83 में, और ये किससे संबंधित था? प्राथमिक शिक्षा से। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, ये कार्यकाल भी इसका ध्यान रखना है, कब गठित हुआ था और किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्यों को आरक्षित और स्थानांतरित विषयों में विभाजित किया था। निम्नलिखित में से किसे आरक्षित विषय माना गया? न्याय प्रशासन को, स्थानीय स्वशासन को, भू राजस्व को, पुलिस को। आरक्षित विषय जो माना गया वो किस किस को माना गया था? ऑप्शन हमारे पास में 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए न्याय प्रशासन है, भू राजस्व भी है और पुलिस भी है, तो कौन सा सही होगा? 1 3 4 ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। स्थानीय स्वशासन जो है आरक्षित विषय नहीं था, हस्तांतरित विषय था। हस्तांतरित विषय था। ये स्थानीय सरकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह एक हस्तांतरित विषय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार करें। वारेंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़ा था या थे? ऑप्शन हमारे पास में केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 और केवल 3। बताइए कौन सा सही होगा इसमें।
इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, केवल 3। देखिए यूएसए और कनाडा में भारतीय क्रांतिकारियों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। 1913 में कहाँ? यूएसए और कनाडा के भारतीय क्रांतिकारियों ने, कनाडा में भारतीय क्रांतिकारियों ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है। पार्टी के जो अधिकांश सदस्य थे वो सिख, किसान और सैनिक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन के बारे में। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ रियासतों द्वारा भी नामित सदस्य होंगे। सेकंड है, कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसे अपनी भविष्य की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। ऑप्शन वही है हमारे पास में, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इनमें सही हो जाएगा। उसमें होगा आपका, देखिए संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं के साथ साथ रियासतों द्वारा भी नामित सदस्य होंगे, ये नहीं है, ये गलत है। और ऑप्शन है आपका, कोई भी प्रांत जो नए संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो अपनी भविष्य की स्थिति के संबंध में ब्रिटेन के साथ एक अलग समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा। ये आपका सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी राइट। यदि बात करें तो ये कब हुआ था, क्रिप्स मिशन जो आया था कब आया था, तो मार्च 1942 में आया था। किसकी अध्यक्षता में, तो वो स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था, प्रांतीय और विधानसभा द्वारा। प्रांतीय और विधानसभा द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुना जाएगा। आंशिक रूप से राजकुमारों द्वारा नामित होगा। ठीक है, ये ऑप्शन फर्स्ट के बारे में था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1919 में मोंटागू चेम्सफोर्ड सुधार ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान का अधिकार देने की सिफारिश की। 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं को विधायिका में आरक्षित सीटें दी। कथन है, कौन सा कथन सही है? ऑप्शन हमारे पास वही है, केवल 1 केवल 2, दोनों सही दोनों गलत। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इनमें। देखिए 1919 के मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार ने 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मतदान करने का अधिकार देने की सिफारिश की, ये गलत है। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम ने महिलाओं को विधायिका में आरक्षित सीटें दी, ये आपका सही है। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 को के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अपनाया गया था। अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद डी क्रिप्स ने पूर्ण डोमिनियन स्टेटस का
स्टेटस के साथ एक भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा। बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अपनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या शामिल था? गांधी इरविन समझौते में क्या शामिल था? ऑप्शन है, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस का नियंत्रण और सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में प्रख्यापित अध्यादेशों को वापस लेना। थर्ड है, पुलिस जातियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव को स्वीकार करना और केवल उन कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था। ऑप्शन है हमारे पास में केवल 1, केवल 1, 2, 4, केवल 3, 2, 3, 4। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कांग्रेस को निमंत्रण, ऑप्शन सही है ये। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में प्रख्यापित अध्यादेश को वापस लेना, ये भी ठीक है। सेकंड है, थर्ड है, पुलिस जातियों की जांच के लिए गांधी जी के सुझाव को स्वीकार करना, ये गलत है। केवल उन कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था, ये सही है। आपका हो जाएगा 1, 2, 4। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों को याद किया जाता है स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में, 1946 में अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में, संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य के रूप में, आज़ाद हिंद फौज अधिकारी के रूप में। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी के रूप में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महात्मा गांधी ने गिरमिटिया मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसमें? गिरमिटिया मजदूरी। और सेकंड है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव का समर्थन किया। भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को औपनिवेशिक शासकों द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, 1, 3, 2, 3 और 1, 2, 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें राइट होगा। देखिए, महात्मा गांधी ने गिरमिटिया मजदूरी की प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड युद्ध सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती के प्रस्ताव को समर्थन नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा। और थर्ड है, भारतीय लोगों द्वारा नमक कानून तोड़ने के परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को औपनिवेशिक शासकों द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये आपका सही है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? 1 और 3। ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, 1813 का चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया। सेकंड है, इसने कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। थर्ड है, भारत के राजस्व पर अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था।
ऑप्शन है हमारे पास में 1 और 2, 2 3, 1 3 और 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या राइट होगा इसमें। देखिए, इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया, सही है। और इसने कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया, ये भी ठीक है। थर्ड है, भारत के राजस्व पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण था, नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। सर तेज बहादुर सप्रू, अध्यक्ष ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, केसी नियोगी, सदस्य संविधान सभा के सदस्य, और पीसी जोशी, महासचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसमें हमको सही सुमेलित बताना है कि कौन सा सही होगा। केवल 1 और 2 और केवल 3 और 1 2 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, सर तेज बहादुर सप्रू, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, ये सही है, अध्यक्ष और संविधान सभा सदस्य केसी नियोगी, ये भी ठीक है। महासचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महासचिव पीसी जोशी, ये भी ठीक है। आपके तीनों ऑप्शन सही हैं, तो मतलब इसमें हो जाएगा आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 1 2 3। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, आंदोलन और संगठन दिए हैं और नेता दिए हैं। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद सरस्वती, और स्वाभिमान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर। कौन सा सही होगा इनमें? ऑप्शन है केवल 1 और 2, 2 3 और 1 2 3। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग में गांधी जी थे, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा में स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, और स्वाभिमान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, ये भी सही है। तो आपका 1 2 3 आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। संस्थान दिए हैं, संस्थापक दिए हैं। बनारस संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली। ऑप्शन है हमारे पास 1 और 2, 1 और 2, 1 3 और केवल 3। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा सही होगा इनमें। देखिए, बनारस संस्कृत कॉलेज ये गलत है, और फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली ये भी गलत है। ऑप्शन हो जाएगा आपका केवल 2। तो बनारस संस्कृत कॉलेज में कौन थे? इसमें थे जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन थे। और यदि बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज की, इसकी जो स्थापना हुई थी बनारस संस्कृत कॉलेज की, कब हुई थी? 1791 में हुई थी, 1791। यदि बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज की, ये है 1800। इसमें कौन थे? रिचर्ड वेलेजली। वेलेजली के द्वारा नहीं था, आर्थर नहीं थे, रिचर्ड वेलेजली थे। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। चलिए, आर्थर नहीं, रिचर्ड। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, एक क्लब के सदस्य, एक क्लब के 30 सदस्यों ने बैडमिंटन एकल टूर्नामेंट खेलने का निर्णय लिया। जब भी कोई सदस्य गेम हारता है तो वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। कोई टाई नहीं है। विजेता का निर्धारण करने के लिए
खेले जाने वाले मैचों की न्यूनतम संख्या क्या है। जैसे कि हमने बताया था कि हाँ, इसमें 134 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री से होंगे और 5 क्वेश्चन आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके किससे होंगे, मैथ और रीजनिंग से होंगे। ठीक है, करिए कैसे सोल्व होगा। देखिए, एक क्लब के सदस्य ने बैडमिंटन एकल टूर्नामेंट खेलने का निर्णय लिया। 30 ने खेलने का निर्णय लिया। जब भी कोई भी सदस्य गेम हारता है तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। कोई टाई नहीं है। विजेता का निर्धारण करने के लिए खेले जाने वाले मैचों की संख्या कितनी होगी। तो टाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। तो इसमें कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का HCF 23 है, उनके LCM के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है 276, 299, 345, 322। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए, HCF कितना है, 23 है। 23 है, दो गुणनखंड दिए हैं तो 23 गुणा हम 13 कर लेंगे, और 23 दिया है तो 23 की गुणा हम फिर 14 के साथ भी करेंगे। यहाँ 23 की गुणा हमने 13 के साथ की और 23 की गुणा हम 14 के साथ करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 13 × 39, 3 बचेगा, 13 दूनी 26 और 3 29, कितना हो जाएगा 299। 14 दूनी 28, 14 42 का 2 हासिल बचे कितने, 4, 14 दूनी 28 और 4 32, कितना हो जाएगा 322। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी हो गई, बड़ी संख्या हो गई आपकी 322। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। यदि छोटी संख्या पूछी जाती तो 299 होती, आपका ऑप्शन फिर होता बी, ऑप्शन होता बी राइट। ठीक है, लेकिन अब बड़ी पूछिए, बड़ी संख्या कौन सी है, तो 322 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में 4 में से 3 विकल्प एक निश्चित तरीके के समान हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह विषम विकल्प ढूंढें जो समूह से संबंधित नहीं है। त्रिकोण, स्पर्शरेखा, वर्ग और समचतुर्भुज। देखिए, इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका स्पर्श रेखा, ये एक विषम है। चलिए, जो समूह से संबंधित नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, 6 मेज और 12 कुर्सियां। 6 मेज 12 कुर्सियां। 12 कुर्सियां कितने रुपए में खरीदी जाती हैं, 7800 रुपये में खरीदी जाती हैं। यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 है तो कुर्सी का औसत मूल्य होगा 150, 175, 275, 250। कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा राइट होगा इसमें। देखिए, एक कुर्सी का औसत लागत निकालते हैं। एक कुर्सी का औसत लागत हम मान लेते हैं x। ठीक है, अब ये कह रहा है 6 मेज 12 कुर्सियों का 7800 रुपये में खरीदी गई हैं। तो x गुणा 12 प्लस 6 गुणा 750 रुपये, 750
50 बराबर लिखेंगे हम 7800। ठीक है, तो ये हो गया 12x हो गया, और ये प्लस में कितना है 6 की गुणा करेंगे हम इससे, 6 0 0, 6 पंजे 30, कितना बचा 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45, बराबर में क्या था 7800। 7800 में से यदि हम 12x करेंगे, 12x बराबर कर देते हैं, तो 7800 और माइनस 4500 कितना हो जाएगा 0 0, 3 बचेगा और यहाँ 3 बचेगा, कितना हो गया 3300। अब ये वाले ये हो गया हमारा, ये हो गया 12x बराबर कितना हो गया 3300। यदि हम 12x को इस तरीके, इस 12 को हम इसके नीचे ले आते हैं तो हो जाएगा ये x बराबर। तो यदि हम इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 12 दूनी 24, कितना बचेगा 12 दूनी 24, 9 बचेगा, 33 माइनस 24, 13 में से 4 गए 9, कितना बचेगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 90, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना हो जाएगा 60, 12 पंजे 60, कितना हो गया 275। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वह धनराशि क्या है जिस पर 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपये ब्याज मिलेगा। ऑप्शन है 36,500, 3650, 7300 और 730। कमेंट करेंगे और बताएंगे कैसे होगा। यदि एक साल में देखें, एसआई के रूप में एक साल में देखें तो 365 रुपये प्राप्त होंगे। एक साल में 365 प्राप्त होंगे। और इसका एक सूत्र होता है एसआई बराबर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर PRT, PR और T अपॉन 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये एसआई वाला जो सिंपल साधारण ब्याज है वो रखेंगे हम 365 बराबर, P को हम ऐसे ही रख लेंगे R कितना है, R हमारा 5 है, 5 रख लेंगे, और T हमारा कितना है 1 है, अपॉन 100। यदि हम इसको काटें, देखिए 5P कर लेते हैं, 5P बराबर 365, 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, 5 इधर कर देते हैं, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा 1 बचेगा, और 5 तिया 15, कितना होगा 7300। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। एक निश्चित कूट भाषा में पिंकी को XZJLMOHJOQ कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में VANDY वैंडी को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ऑप्शन आपके ये हैं, कमेंट करेंगे और बताएंगे कौन सा इसमें सही होगा। देखिए पिंकी को देखें, PINKY पिंकी लिखा है, और इसके सामने लिखा है XZJLMOHJOQ। ठीक है, यदि हम इसको देखें P के बाद क्या आ रहा है Q, और P
क्यू। और इससे पहले देखें तो 2-2 का वो लगेगा, 2-2 करके इसमें सीरीज दी है इसकी, ठीक है। पी क्यू, जैसे कि एम होता है, एम के बाद ओ आता है, एम ओ, ओ के बाद एम एन ओ के बाद पी आता है, पी के बाद क्यू आता है, ठीक है। पहले ओ फिर पी फिर क्यू। ऐसे ही इसका होगा आई के बाद जे और आई से पहले एच, ठीक है। तो ऐसा ही होगा, ये इसमें सीरीज चल रही है, तो इसमें आपका कौन सा राइट हो जाएगा, इस तरीके से इसमें हो जाएगा आपका डी राइट। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अब ये हमने टेस्ट कर लिया 13 कंप्लीट। अब हम आएंगे, हम मिलेंगे टेस्ट 14 में। 14 में हम देखेंगे पॉलिटी के क्वेश्चन, ठीक है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि PDF चाहिए हो उसकी करंट अफेयर की, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है VKPCS एकेडमी के नाम से मिल जाएगा। और इसका लिंक जो है टेलीग्राम का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब पे आपके डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं और टेलीग्राम पे भी आपके डेली क्वेश्चन डाले जाते हैं, ठीक है। आप वहाँ से जवाब दे सकते हैं उनका। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।